हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, नाइन्थ के इतिहास के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 9 एनसीईआरटी या इसी को कहते हैं एस, यहाँ एस लगा देंगे, एससीईआरटी इसको कहते हैं, यानी कि क्या ही हो जाएगा एससीईआरटी, यानी कि स्टेट। अब तो फुल एस एन से लगा देंगे नेशनल, यानी पूरा इंडिया में एस लगा देंगे तो स्टेट का हो जाएगा। इतिहास की दुनिया, किसकी दुनिया? इतिहास की दुनिया देखते हैं। क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो बीपीएससी के सिलेबस में, बीपीएससी और सिलेबस देखे होंगे तो बीपीएससी के जो टीचर के लिए बीपीएससी जी बीपीएस 3.3 जी 0 पॉइंट कितना रहा है 3 आने वाला है, या बीपीएससी 3 आने वाला है उसके लिए है। और बिहार में जो एग्जाम होने वाला स्टेट काउंटेड स्टेट के सिलेबस भी देखिएगा आप, तो हम आपको बताते हैं, पहले सिलेबस दिखाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, बिहार के स्टेट के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। बीपीएससी का देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस देखे होंगे, तो इसमें देखिएगा ये तो 9th क्लास के लिए ही है, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का एग्जाम कर, उसके लिए तो है ही 9th क्लास के लिए। उसके साथ साथ किसके लिए? बीपीएससी टीयर 3 के लिए एग्जाम होगा, उसके लिए है। और स्टेट के लिए भी है, बीपीएससी बिहार में स्टेट जो होगा उसके लिए। आप वहाँ पर देखिएगा तो हम पहले से इसमें टिक मार कर, उसमें सिलेबस दिया हुआ, भौगोलिक खोज सिलेबस दिया हुआ, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम दिया हुआ, फ्रांस की क्रांति उसमें दिया हुआ, विश्व युद्ध का इतिहास दिया हुआ, नाजीवाद दिया हुआ, वन समाज और उपनिवेशवाद दिया हुआ, इस शांति के प्रयास नहीं दिया हुआ, कृषि और खेती दिया हुआ। ये कौन? स्टेट के सिलेबस में आप देखिएगा दिया हुआ है। अगर आप बीपीएससी के या स्टेट के या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th में हैं, सब के लिए क्या है क्लास, बहुत ही ऑथेंटिक क्लास है। इसके पहले हम लोग 9th के पूरे पढ़ चुके हैं। अगर आपको पूरा पहले से भी वीडियो बनाया हुआ जाकर वो भी आपके लिए, क्योंकि सेम ही चीज़ तो है आपका, इसमें तो अलग तो है नहीं, वहाँ से प्ले लिस्ट से आप जाकर दे सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा, क्लास 10th का और क्लास 9th का भी दे दूँगा। पूरा बढ़िया से समझाया हुआ है, पूरा क्या किया हुआ, कंप्लीट किया गया है। क्या चीज़ कंप्लीट किया गया है? एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट किया गया हो। पोल साइंस का क्वेश्चन आंसर सिर्फ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट किया गया। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे पढ़ते रहें। देर न करते हुए चलते हैं, हम लोग पहला चैप्टर चलेंगे, भौगोलिक खोज। कौन खोज? भौगोलिक खोज को पढ़ेंगे। तो देखते हैं भौगोलिक खोज में क्या क्या है पहला चैप्टर में, जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1 भौगोलिक खोज। किसका भौगोलिक खोज? भारत का भौगोलिक खोज के बारे में जानते हैं। जैसे हम एक एक लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और उसके साथ साथ हम आपको एक एक चीज़ समझाते चलेंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे कि कैसे क्या पूछा है। तो देर न करते हुए चलते हम लोग, करा भौगोलिक खोज। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ में होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उसमें यह खोज भी शामिल है। इसकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्ययुग के अंतिम चरणों से ही आरंभ हो गई थी। इस काज में यूरोप के देशों ने अग्रणीय भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व से स्थापित हो गया। यह बात, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको बढ़िया से क्लियर हो दिखाई दे। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल, याद रखिएगा भौगोलिक खोजों का देश जो है कौची, स्पेन और कौची, पुर्तगाल, इस प्रसिद्धता में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली।
बोल सर अब तो पढ़ा तो दिए, समझ में हमको कुछ नहीं आया। कह रहा है क्या भौगोलिक खोज में क्या विश्व इतिहास के अगर घटनाओं को देखा जाए, पूर्ण उल्टा जाए, तो उसमें देखा जाएगा तो क्या बताया जाएगा? तो बोल क्या बताया जाए सर, आप ही बता दीजिए। हम समझाने का प्रयास करते। कह रहा कि जैसे अगर आपको देखा जाए तो इस समय पूरा मैप हम आपको सामने बताते हैं। देखा जाए तो मैप किस तरीक़ा से है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि यहीं पर है क्या चीज़ है, आपको एशिया है। एशिया के इधर आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यूरोप। क्या मिलेगा? यूरोप के इधर से आएंगे, बीच में अंटार्कटिका, इसी को अंध महासागर भी कहा जाता है। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका मिलेगा। कौनरिका अमेरिका। नीचे अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो नीचे यहाँ हो जाएगा कौन अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। इसको लिख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर आ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कौन अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। नॉर्थ और साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा तो आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो क्या है? अंटार्कटिका यहाँ पर है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर है पुर्तगाल। एकदम छोटा सा आप देखिएगा, आपको मैप में अगर होगा तो देखिएगा पुर्तगाल है। पुर्तगाल के थोड़ा सा आप कहाँ चलिएगा? ऊपर चलिएगा तो पुर्तगाल के थोड़ा सा हल्का सा, तो पुर्तगाल के हल्का सा ऊपर आप आइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर पुर्तगाल मिलेगा। पुर्तगाल के यहाँ ऊपर स्पेन है। स्पेन को ऊपर की देखिएगा तो क्या है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बगल में क्या है? फ्रांस है। फ्रांस के बगल में यहाँ पर क्या है? इटली है। यही पूरा यूरोप में देखिएगा कैसे क्या किया था, पूरा दुनिया पर कैसे तहस नहस इन लोग ने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो यहीं से खोज आरंभ हुआ। यहाँ पर तो एशिया में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? भारत स्थित है माने। तो पहले व्यापार होता था, पहले यूरोप का व्यापार इस तरीका से ऐसे होके यहाँ से कुस्तुनिया तक होकर भारत में व्यापार हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो ऑटोमन साम्राज्य का जब स्थापना हुआ तो यहाँ पर मैप तो बढ़िया सही नहीं, लेकिन हम आपको मोटा मोटी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जब ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुआ जो तब यहाँ पर कब्जा कर दिया, कुस्तुनिया पर कब्जा किया। कुस्तुनिया आगे चल के आएगा कि कब कुस्तुनिया पर क्या किया गया? कब्जा किया गया ऑटोमन साम्राज्य के लिए। तो यहाँ पर व्यापार होने के लिए यहाँ पर टैक्स ज़्यादा देने लगा, इससे जिससे व्यापार में मुनाफा ना होकर क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। मतलब नुकसान कैसे हो? टैक्स ज़्यादा लेने लगेगा तो होगा सर। मान लीजिए 100 रुपया लेकर ही इंडिया गया, इंडिया के 100 रुपया का सामान खरीदा और टैक्स में ही कितना 70% पैसा दे दिया, नहीं 70 रुपया दे दिया। 30 रुपया के लेके आया यहाँ पर और 30 रुपया का सामान बेचेगा तो कितना मुनाफा हो सकता? ज़्यादा नहीं। तो इनको अब यूरोप को लगने लगा कि अब इंडिया से व्यापार करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि यहाँ पर खोज के लिए। बोल सर क्यों ज़रूरी हो गया था? इंडिया से काहे व्यापार करना चाहता था? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री, और यहाँ पर 23.5 डिग्री जो भारत से होकर गुजरता है कर्क रेखा करते हैं। और कर्क रेखा के ऊपर जितना भी है जो ठंडा प्रदेश है, और यहाँ पर बहुत ही क्या पाया जाता था? ठंडी पाया जाता था। और यहाँ पर खाने के लिए यहाँ के कल्चर में वाइन और मीट बहुत टेस्टी हुआ करते थे। मीट खाते थे, सुअर का मीट खाते थे। और सुअर को मीट को क्या चाहिए? बढ़िया फ्रेश रखने के लिए इसे काली मिर्च चाहिए। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, काली मिर्च चाहिए। काली मिर्च भारत के केरल से होकर जाता था। यहाँ पर जब व्यापार ठप हो गया तो यहाँ के यूरोप के एकदम जरूरी हो गया कि जाने लगा, तो यहाँ पर जाने लगा। अब इसको खोज के लिए यहाँ के राजाओं ने पुर्तगाल में, स्पेन में, फ्रांस में राजाओं ने यहाँ क्या किया? खोजने का प्रोत्साहन किया। उसी समय कंपास का भी आविष्कार हो गया था अरबों में, दूरबीन का भी आविष्कार हो गया था। ये हम मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं कहानी कि आगे चलकर हम आपको क्या करेंगे बताएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। काली मिर्ची जरूरी था क्योंकि काली मिर्च से क्या होता है? मसालेदार मिर्ची था। यहाँ मसाला, इंडिया का मसाला केरल का तो बहुत फेमस है, पूरा दुनिया भर में फेमस है। जिससे क्या था? तो मीट फ्रेश रहता था और अच्छा स्वादिष्ट बनता था। इसलिए यहाँ का व्यापार करना यहाँ से क्या था? जरूरी था। इसलिए हर हाल में
भारत को खोजना क्या था, जरूरी था। क्या भारत हेराल था? पहले नहीं हो रहा था, हो रहा था व्यापार, लेकिन अब यहाँ पर रास्ता आने जाने के लिए क्या हो गया, दिक्कत हो गया। इसलिए भारत को खोजना है, समुद्री मार्ग से खोजना है। कैसे कैसे खोजना है जो हम लोग देखेंगे और आगे समझते हैं, उसके बाद हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी में सबसे आगे कौन कौन सा देश था, तो देखा जाता सबसे आगे स्पेन था और पुर्तगाल था। लेकिन ये पिछड़ गया, खोजने में यही आगे था, पिछड़ के इसका आगे इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस आ गया, जर्मनी निकल गया। कैसे निकला, जिसके बारे में हम प्रयास करने का देखने का प्रयास करते हैं। कर हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। अगर देखा जाए पूरे विश्व में, दुनिया में देखा जाए ना, तो एक दूसरे के संपर्क में एक ही कारण है, ये व्यापार और वाणिज्य। बोल सर वाणिज्य के मतलब कुछ होता है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, ऐसा व्यापार होना चाहिए फिर उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसी को वाणिज्य व्यापार कहते हैं। तो व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है, यानी कि संपर्क मतलब कुछ एक दूसरे के देश में आने जाने का, मिलाव जुलाव का कारण यही रहा है, संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता है। यही व्यापार जो था एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। अभी हमने बताया कि निश्चित मार्ग, यूरोप में एक निश्चित माध्यम था, ये मार्ग था। यहाँ पर देखिए आपको सब समझ में आते चला जाएगा, मार्ग से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। अब प्राचीन काल के साथ साथ मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के साथ, मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्ग, यानी कि इन्हीं रास्तों के, तो मार्ग मतलब रास्ता के द्वारा व्यापार हुआ करता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जन जीवन तो विद्यमान था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे देश थे, क्षेत्र थे जहाँ जन जीवन यानी कि लोग रहते थे, वहाँ लोग रहते थे, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। और लेकिन वहाँ पर लोग तो रहते थे, लेकिन और किसी देश से वहाँ से जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका था लेकिन कोई जुड़ाव नहीं था, अफ्रीका के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, एशिया के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, कि अन्य हिस्से आदि में, और इनके देश के अन्य हिस्से में जुड़ाव नहीं था। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों में ने यूरोपियों को दक्षिण पूर्वी एशिया समृद्ध का एहसास तो कराया था। एक बार 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा को किया था। उसके यात्रा में विवरण दिया था, यानी कि उसमें बताया था कि यूरोप के दक्षिण भाग में, बोल सर दक्षिण पूर्व, बोल सर ये दक्षिण पूर्व क्या है, जो नहीं समझ में आया हम, देखिए ये है यूरोप, एशिया, एशिया के ऊपर मैप में अगर देखिएगा तो ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर बोला जाता है, और नीचे वाला भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिण। इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, और इधर हो जाएगा क्या चीज, पूर्व हो जाएगा। और ये क्षेत्र जितना भी आएगा इस क्षेत्र में क्या कहलाएगा, ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। इस क्षेत्र में जितना आएगा क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा। और ये क्षेत्र में जितना आएगा उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और ये क्षेत्र में जो जितना आएगा वो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो क्या कहा, देखे तो कहा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये एशिया है, यहाँ पर एशिया है, एशिया के दक्षिण यानी कि दक्षिण मतलब नीचे, और पूर्व मतलब ई एरिया में, यानी कि पूरा ये एशिया का देखा जाए तो भारत की चर्चा कर रहा है। तो यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि भारत का एशिया के हिसाब से कौन दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। किसके हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा में, एशिया के हिसाब से। किसके हिसाब से, एशिया के हिसाब से भारत कौन दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। एशिया में एहसास हो, दक्षिण पूर्वी एशिया समृद्ध का एहसास हो, यानी कि ये बहुत समृद्ध है। समृद्ध मतलब कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ नहीं है, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसका अपने किताब में लिखे जो आए हैं घूमने के लिए चीन, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोज तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रस्तव किया।
लेकिन यही चीज़ हुआ कि भौगोलिक तत्व के कारण वहाँ पर जब आया, यूरोप में आधुनिक युग आया, तो मार्गों का क्या किया, प्रस्तावित किया। हम इसको कहते हैं डिब्बा नियन बना हुआ कैसी है, पीला रंग के, इसलिए हम बोलते हैं इसको पीली वाली डिबिया। तो आप समझिएगा, हम पीली वाली डिबिया बोलेंगे तो ये एकदम समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना है हर एक एग्जाम के लिए। या आप एग्जाम दे रहे होंगे, स्टेट का दे रहे होंगे, बीपीएससी के, या क्लास नाइन्थ के लिए तो है ये, क्योंकि नाइन्थ का बुक है। आप सिलेबस में जाकर देख लीजिए क्या ये पढ़ने का है कि नहीं। ये कौन बुक से पढ़ा रहे हैं सर, तो क्लास नाइन्थ का SCRT पढ़ा रहे हैं, NCRT नहीं, SCRT पढ़ा रहे हैं, यानी कि बिहार बोर्ड में जो चलता है बुक, वही बुक को हम क्या करें आपके सामने पढ़ा रहे हैं, जो कोई भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगा। कहा पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में दिया था। एकदम क्वेश्चन पूछेगा कि किसने अपने वैभव यात्रा में बताया था, किसने बताया था, मार्को पोलो ने। कहाँ के यात्री था, पुर्तगाल के यात्री था, अभी बताए थे, चीन में आया था घूमने के लिए, 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी में पुर्तगाल, क्या नाम था, मार्को पोलो, एकदम रट जाइए इसको। पुर्तगाल के यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य और किसके, चीन के शासक उसमें क्या था, कुबलय, क्या नाम था चीन के शासक, कुबलय। अब भारत में शासन किसका था, विजयनगर साम्राज्य था। तो मार्को पोलो ने, जो पुर्तगाल के यात्री था, मार्को पोलो ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया, क्या बताया कि यहाँ पर शासक जो बहुत समृद्ध है, विजयनगर साम्राज्य समृद्ध है, और चीन में है जो शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव की वर्णन किया था कि कितना बढ़िया है, कितना समृद्ध यहाँ के लोग हैं, कितने बढ़िया से रहते हैं, जिसके बारे में चर्चा किया था। तो एकदम ये वाला स्टार मान लीजिए। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा, मार्को पोलो अपना यात्रांत में किसके शासन काल में गए थे भारत, तो विजयनगर साम्राज्य के। चीन में किसको, कुबलय खां के दरबार में। क्वेश्चन पूछेगा मार्को पोलो कहाँ के निवासी था, पुर्तगाल के निवासी था। क्वेश्चन पूछेगा किसकी यात्रा में साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और शासक चीन के शासक कुबलय खां के दरबार का वैभव यात्रा वृत्तांत दिया गया है, तो मार्को पोलो की यात्रा के द्वारा बताया गया है। इसमें क्वेश्चन इसी देखिए, पीली वाली डिबिया से कितना क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए पीली वाली डिबिया को तो एकदम रट डालिए, एकदम कम देने के बाद, ध्यान देने के बाद। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा कि हम समझा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ वो क्लास 9th को, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्लास 9th को हो, या आप क्लास BPSC को हो, या आपको स्टेट जो देगा, बिहार स्टेट देगा, उसके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये है। कैसे, आप जाकर सिलेबस देख लीजिए, क्या सिलेबस में ये आपको दिया हुआ कि नहीं है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमें क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपको सिलेबस क्या देंगे, स्टेट बिहार स्टेट का सिलेबस भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन है या बनता है या नहीं बनता है। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल समांति प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। अगर देखा जाए समांति प्रवृत्ति क्या होगा सर, काल का मतलब समांति मतलब कि उतना, जिस तरीके से आज व्यापार पर लोग कितने ध्यान देते हैं, धर्म के बारे में क्या क्या नहीं हो जाता, उसमें ऐसा नहीं था। व्यापार तो था वाणिज्य, लेकिन गतिशील नहीं था, यानी कि जितना अधिक व्यापार होता था उस हिसाब से, यानी कि उस आंकड़े पर व्यापार नहीं हुआ करता था उस समय। धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। धर्म का जो था क्या, मानवता का धर्म था। आज तो देखते हैं झूठ, बिना झूठ के तो मानव चल ही नहीं सकता, उसमें मानवता का धर्म था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। और जो पृथ्वी के बारे में जो क्या था, ज्ञान तो जो था अल्प ज्ञान, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान था। कुछ लोग मानता था कि पृथ्वी क्या है, चपटा है, और हम लोग पृथ्वी के अंतिम छोर पर जाएंगे तो नीचे खाई में गिर जाएंगे और फिर पाताल में चल जाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे, इस तरीका का था। और अंधविश्वास था कि हम लोग जहाज में जाएंगे तो डूब ही जाएंगे, उधर नहीं जा पाएंगे। इस तरीका से लोग का ज्ञान उतना बढ़िया नहीं था उस समय। सीमित भौगोलिक ज्ञान, यानी कि भूगोल की, यानी कि पृथ्वी के बारे में ज्ञान कैसा था, सीमित था। ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। ज्ञान सीमित तो व्यापार भी क्या था, सीमित, क्योंकि लोग तो समुद्र में जाने से क्या होते थे, डरते थे। उनको लगता था कि समुद्र के अंतिम छोर तक जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे तो फिर कौन देखने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप छत पर हैं,
क्या है, छत पे। छत पे मतलब कुछ छत पे आपको लग रहा है कि दुनिया इतना ही है, ये इधर जाएंगे तो ना डायरेक्ट में नीचे गिर जाएंगे, तो उसे लगता था पृथ्वी चपटी है और इसके बाद हम जाएंगे समुद्र के अंतिम छोर तक जाएंगे, नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे। ये अंधविश्वास था। क्यों अंधविश्वास था? क्योंकि भौगोलिक जानकारी उतना नहीं था। मध्य युग लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, यानी पृथ्वी कैसे है, चपटी है, एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलय हो जाने का भय बना रहता था। यह भी बताया आपको, लोगों को लगता था कि पृथ्वी कैसा है, चपटा है, यानी कि पृथ्वी का चपटा इस तरीका से, और जाएंगे समुद्र के अंत में जाएंगे और बाद गिर जाके अनंत में गिरते चले जाएंगे। समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे। जहाज कैसे थे, छोटे थे और क्या थे, असुरक्षित थे, तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर रहते थे। पहले के जहाज जो क्या था, छोटे थे। अब बहुत सारा मूवी में चाहे फिल्म में देखे होंगे कि क्या होता होगा, जहाज पर ऐसे रहता होगा, इस तरीक़ा से नाव बनता हो, छोटा छोटा नाव रहता होगा, इस पर पाल जिसको कहते हैं इस तरीक़ा से रहता था, उजला कलर का रहता था। इसी पर हवा इधर से पड़ेगा तो नाव बढ़ेगा, जितना तेजी हवा चलेगा नाव उतना ही तेजी आगे जाएगा, हवा धीरे धीरे चलेगा तो नाव धीरे धीरे चलेगा। जहाज छोटा, पहला कारण क्या था, जहाज भी छोटा था। दूसरा कारण क्या था, जब छोटा जहाज है तो लोग भी कम रहेंगे, और लोग के साथ साथ उतना मशीनीकरण नहीं था कि आराम से मशीन, अभी तुम मशीन चालू करो फुल उसमें निकल जाइएगा, उसमें तो था नहीं कि आप तुरंत निकल जाइएगा। तो छोटे थे और असुरक्षित थे, ऊपर से ढाका हुआ नहीं, धूप में धूप लग रहा है, बरसात में मेघ पड़ रहा तो तीत रहे हैं, एकदम पूरा असुरक्षित था। और गति भी उतना गति नहीं थी जहाज में, यानी कि हवा पर ही निर्भर करता था। कंपास या कुतुब नुमा जैसे दिशा सूचकांक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। कंपास मतलब कंपास, जैसे समुद्र में कंपास की सहायता से दिशा को देखा जाता है, ऊपर में उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पश्चिम, इधर, पूर्व। जैसे आप तो अभी घर में होंगे तो घर पे अभी हम बोलेंगे, आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए पूरब किधर है, तुरंत बता दीजिएगा। पश्चिम कौन साइड है, इस साइड। अगर मान लीजिए आप समुद्र में हैं, एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक पूरा समुद्र में है, एक पूरा एकदम समुद्र है, समुद्र पानी भरा हुआ, एक छोटे से नाव पर आप क्या है, बैठे हैं, और कुछ नहीं चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, खाली पानी पानी है। तो बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि हमको उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है? नहीं पता चल सकता है। वहाँ पर आपको दिशा सूचकांक यानी कि कंपास को देखना पड़ेगा। जैसे आप अभी देखते होंगे, आप यहाँ पर जाना है, आपको मान लीजिए कोई मार्केट जाना है, तो मार्केट में आपको पता है कि किधर से रोड जा रहा है, वहाँ से फिर लेफ्ट ले लेंगे, फिर राइट ले लेंगे, तब जाकर दुकान पर पहुँच जाएंगे। लेकिन समुद्र में आप किधर लेफ्ट ले लीजिएगा, राइट ले लीजिएगा, नहीं पता चलता था। यानी कि दिशा सूचकांक यानी कि कंपास, दिशा सूचकांक, कंपास मतलब कुछ यहाँ से दिशा नापा जाता है, दिशा नापा नहीं जाता, दिशा मापा जाता है कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है और दक्षिण किधर है। या इसी को कहते हैं कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचकांक यंत्र नहीं था पहले। अतः दिंग भ्रांति होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता है। देखिए कितना कारण है। पहले तो लोगों का अंधविश्वास है, पहला क्या है अंधविश्वास है कि पृथ्वी चपटी है, बाहर जाएंगे तो गिर जाएंगे ना, तो ये डर है। दूसरा डर को चाहिए, छोटा जहाज है, ज़्यादा सेफ्टी नहीं, सुरक्षा नहीं है, ज़्यादा स्पीड में चलता नहीं है, धीरे धीरे चलता है, समुद्र बहुत दूर दूर तक है, लंबा दूरी तय करना है, उसमें उतना खाना पदार्थ कहाँ से रखेंगे, और खाना रखेंगे तो कैसे वहाँ पर हम यूज करेंगे खाना को। हो सकता था ज़्यादा नाव पर भारी हो जाएगा, खाना रख लेंगे, इंसान से ज़्यादा खाना रख देंगे, अब कई दिन का खाना ऐसे ही रख लेंगे, हमको तो पता नहीं कि कितना दूरी तय करना है। बहुत सारे क्या थे, डर था, दिशा भटकने का डर था, न तो दिशा सूचकांक केंद्र था। और हवा अगर उसमें भी अगर समुद्र में है तो हवा रुक जाएगा तो चल नहीं सकता, क्योंकि निर्भर तो गति, नाव का गति किस पर डिपेंड कर रहा है, हवा पर गति का डिपेंड कर रहा है। तो बहुत सारी समस्या परेशानी तकलीफ था, समझ लीजिए। समुद्र यात्राओं के लिए राज्य को की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। और एक तो इतना दिक्कत था, डर था, भ्रमित होकर डर लगता था कि समुद्र में भटक के रह जाएंगे, कि कहने जाए, उत्तर जाए, पूर्व जाए, पश्चिम जाए, समझ में नहीं आ पाएगा। इसके साथ साथ किसी प्रकार से सहायता राजा के द्वारा नहीं दिया जा रहा था कि हाँ जाइए खोजिए, आप खोजिएगा तो हम आपको इतना धनराशि देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप घर में आप निकल जाइएगा, आप ही घर में कमा खा रहे हैं, कमा के सबको दे रहे हैं खाने के लिए, आप ही नहीं रहेगा तो फिर कौन, घर कैसे चलेगा। यानी बहुत सारे समस्याएं थी, कह सकते हैं। इस विषय परिस्थितियों में विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अंटार्कटिका को ही क्या कहते हैं, अंध महासागर। अब भी हम आपको बता रहे थे अंध महासागर, अंटार्कटिका यानी अंध महासागर। अंध महासागर कहाँ है,
तो यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अंटार्कटिका है, अंध महासागर है, ये पूरा अंध महासागर है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अंध महासागर और नीचे दक्षिणी अंध महासागर। क्यों? क्योंकि मैप में ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण होता है, या तो उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका इसको कह सकते हैं आप लोग। जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था, जैसे महासागर के अंध महासागर के इतना बड़ा बड़ा महासागर था, इसको यात्रा करना बहुत क्या था, दुष्कर्म था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बने रहें, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ बने रहें। आपको एकदम गारंटी देते हैं कि यहाँ से आएगा। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट जाइए, क्लास 9 थे सोल्यूशन खोजिएगा, आपको बढ़िया से ब्रीफली करके बताया हुआ वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो चैप्टर वाइज करके इसी तरीक़ा से एक एक वर्ड पढ़ के आपको बताया गया। आपके पास बुक नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको पढ़ते हैं तो अपने से समझ में नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए एकदम बेहतर एकदम है। जाइए और पढ़ सकते हैं वहाँ से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहे पवन सिंह सीटे के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी सी।